वेलकम गाइस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर फॉर सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड्स साइंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, ये कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इंटरेस्टिंग शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी इस पर ज़रूर रहती है। आपको जान के शायद बड़ा आश्चर्य होगा कि अपन ने एक चैप्टर जो पढ़ा है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिर उसके पहले हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने ये जाना था कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। सो पार्टिकल्स आर फॉर्मिंग मैटर एंड दोज ऑल मैटर्स आर प्रेजेंट वेदर दे आर रियल और वर्चुअल मैटर इट डजंट मैटर एक्चुअली। सो हमारे चारों तरफ मैटर है, जैसे एयर या वाटर या कोई सॉलिड या सॉलिड लिक्विड गैस हम बोल दें, तो ये सभी हमारे पास है। और ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना है। और ये पार्टिकल जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बना रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, किसी चीज़ को या किसी मैटर को डिफाइन करते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर ये पार्टिकल की कहानी शुरू हुई कैसे। बच्चा पार्टी, आपके मन में हो सकता है डाउट आया कि सर हम तो बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आप पार्टिकल पे हो जा रहे हो। क्योंकि हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था कनाद ऋषि। ठीक है, कनाद ऋषि ने कहा था, और ये बहुत बहुत पहले की बात है, महर्षि कनाद ने कहा था कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी, इसलिए उनका नाम कनाद भी पड़ा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और वो जो छोटे छोटे कण हैं वो धीरे धीरे एक बड़ी वस्तु या पदार्थ को बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं, which was absolutely same as what we used to study in today's modern science कि all the substances are made up of small tiny particles and those small tiny particles are forming a matter। बाद में जब ब्रिटिश वेर रूलिंग द इंटायर वर्ल्ड, जब ब्रिटिश पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहे थे, ऑब्वियसली वो इंडिया पे भी रूल कर रहे थे, तो उनके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट बोल दो, फिलोसफर बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, उनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन ने कहा कि ऑब्वियसली जो इन्होंने हिंदी में बोला है या महर्षि ने जो भी बोला उसको उन्होंने बोला कि ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम। सो एटम नाम किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। और एटम क्यों बोला था वो भी देख लो। एटम एक्चुअली दो शब्दों से बना है, ए एंड टम। ए मीन्स नॉट and term means divided. So according to Dalton, the atom is the smallest particle which do not get divided या not divided। लेकिन चक्कर ये है कि क्या सच में पार्टिकल डिवाइड नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई साहब, हमको पता है। एटम डिवाइड होता है, एटम डिवाइड होके न्यूक्लियस और शेल्स बनाता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स रहते हैं। तो फिर क्या एटम की या डाल्टन की बात एकदम ही गलत होगी क्या? नहीं, डाल्टन की बात गलत है, लेकिन एटम शब्द को हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने एटम को यूनानिमसली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया कि ओके वी आर फाइन विद द वर्ड और टर्म एटम। नाउ व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? जो ये एटम है ना, इनका ग्रुप ऑफ एटम, इनका ग्रुप क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ एटम एक्चुअली फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। एंड ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल होता है इसमें आपको नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन H2 एक मॉलिक्यूल है, समझे? हाइड्रोजन इज एन एटम, H2 इज अ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा कि ऑक्सीजन इज एन एटम, O2 इज अ मॉलिक्यूल। अब हीलियम के केस में क्या होता है? हीलियम एटम भी है और हीलियम मॉलिक्यूल भी है, समझ में? तो ग्रुप हो सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन इवन मोर। जरूरी नहीं है, जैसे नोबल गैसेस में एक एटम ही सफिशिएंट है, एक एटम ही अपने आप में मॉलिक्यूल बन सकता है। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? द मॉलिक्यूल आर वन और मोर देन वन, या मॉलिक्यूल आर ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, ऐसा बोल सकते हो। हालांकि याद रखना, ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड, देन दे वी विल बी सेइंग मॉलिक्यूल, अदरवाइज हम उनको कंपाउंड बोलने लगेंगे। जैसे अगर मैंने H2 बोला तो मॉलिक्यूल है, लेकिन H2O मॉलिक्यूल क्या है? अगर मैंने बोला H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल इज एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली अ मॉलिक्यूल, इट इज अ कंपाउंड, although it is said to be a molecule because atoms are combining to form this particular structure। ठीक है, सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि लेट्स से कि साइश ने हाइड्रोजन लिया और उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया और H2O बन गया। लेकिन अगर मैं H2 और O2 की रिएक्शन करा रहा हूँ तो रिएक्शन करेंगे क्यों?
अगर रिएक्शन कर भी रहे हैं तो वाई ओनली H2 एंड O2, मान लो मैंने यहाँ पे देखो H2O में क्या है, ये 2:1 का रेशियो है, तो रेशियो क्यों ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों एक क्यूरियोसिटी थी लोगों के मन में कि आखिर एटम क्यों रिएक्ट करके या मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमको एक चीज़ समझ में आई जो हमने यूनानिमसली अगेन एक्सेप्ट कर लिया कि देखो भाई, अगर रिएक्शन हो रही है, इफ देयर इज रिएक्शन, that simply means that substance is not stable. So if a substance is not stable, then definitely it will try to react and to perform some activities to become stable. So for performing the activities and to become stable, there are various chemical reactions. तो chemical reactions क्यों होती हैं, ताकि एटम या मॉलिक्यूल स्टेबल हो सके, और उसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए there are various laws and various प्रिंसिपल्स। तो हमको कुछ लॉज अभी डिस्कस करने हैं, एंड उन लॉज को हम केमिस्ट्री में भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, कुछ वो लॉज हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाता है और बनाएगा तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है, याद रखना इसको लेवोसियर एंड प्रूस्ट ने दिया था, लेवोसियर एंड प्रूस्ट ने दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can obviously neither be created nor be destroyed, it can change from one substance to another. That means in reactant and in product the mass remains constant. So mass के point of view से mass of reactant should be equal to mass of product. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया C+O2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32, यहाँ O2 लिया है ना इसलिए 32 लिखा है, ठीक है। और ये दोनों मैं एक एक मोल के हिसाब से ले रहा हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। गैस जब मैं बोलता हूँ तो डायटोमिक, ऑक्सीजन इन द गैस स्टेट डायटोमिक, ठीक है। शब्दों को सुनना, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अब ये गलत लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिटन लाइक दिस। बट अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ऑटोमेटिकली O2 लिख देंगे। अगर मैंने बोला 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो भी हम ऐसे O2 लिख देंगे। समझ में आया, बात समझ में आ रही है? तो दिस विल बी सेड एज CO2। तो अगर मैं मॉलिक्यूल बोल दिया तो ठीक है, या गैस बोल दिया तो ठीक है। अगर नहीं, दोनों ये दोनों गैस या मॉलिक्यूल शब्द यूज नहीं किया तब पंगा है, और आप समझ ही गए हो कि पंगे तो चाहिए नहीं ना अपन को, ठीक है। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो C+O2 दैट विल बी CO2, तो 12 + 32 तो कितना मास होगा? 44। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्लीज ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री नेवर, फिर से सुनना, केमिस्ट्री नेवर सपोर्ट्स एनी loss in mass or any loss in mass due to any physical activity। जैसे मान लो मैंने कहा कि सोमैन लड्डू बना रहा है, काहे के लिए लड्डू बना रहा है भाई? सोमैन दिवाली के लिए लड्डू बना रहा है। सोमैन ने 2 किलो, ठीक है, सोमैन की मम्मी बना रही है, खुश। तो सोमैन की मम्मी लड्डू बना रहे, 2 किलो घी लेके आए, 5 किलो बेसन लेके आए और 3 किलो शक्कर लेके आए। कितना हो गया? 5 किलो, 2 किलो और 3 किलो, मतलब 10 किलो का टोटल लड्डू बनना चाहिए। लेकिन जब टोटल लड्डू बने तो पता चला यार केवल 9 kg समथिंग लड्डू बने, बाकी कहाँ गए लड्डू? हैं, गए कहाँ लड्डू? गायब कहाँ हो गए? पूरा वेट तो हमने पूरा एग्जैक्टली हमने नाप के लिया था 10 किलो। तो पता चला कि कुछ हो सकता है जब मम्मी बना रही हो तो कुछ उनको मिक्स करते समय कुछ बर्तन के आगे पीछे गिर गया हो, या कुछ उस बर्तन में चिपक के रह गया हो, या कुछ घी उसी में चिपक के रह गया हो। तो एग्जैक्टली जो 10 किलो लिया गया था रॉ मटेरियल, एग्जैक्टली 10 किलो लड्डू तो नहीं बनेंगे ना। तो क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो सब्सटेंस वहां चिपक के रह गए। केमिस्ट्री कहता है अगर चिपक के भी रह गए तो भी रहेंगे तो वही ना, है ना। केमिस्ट्री कहता है भैया अगर वो बर्तन में चिपक के रह गए या जमीन पे भी गिर गए तो भी बेसन या शक्कर या घी जो भी है उसके पार्टिकल तो वही रहेंगे ना। दैट मीन्स चाहे आप कुछ भी कर लो, द थिंग्स और द मासेस विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ये कौन बोलता है भैया? ये बोलता है, कौन बोलता है? ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ में? सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना बनेगा ना खत्म होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछो कैसे इंटरेस्टिंग होने वाला है? अभी तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम बात कर रहे हैं क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? आ जाओ देख लो, फिर से देख लो, एक बार में तुमको तुरंत एक बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है? कैसे ईजी? आ जाओ देख लो। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समझ गए तब तो शेर बन जाओगे भैया, नहीं समझोगे तो बैंड बजनी है, क्योंकि सीधी सी बात है, सब समझने का ही खेल है, ठीक है? तो अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में थोड़ा जगह कम है तो मैं यहां समझा देता हूं, फिर अपन इधर कूदेंगे, ठीक है? मैं कार्बन की और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा हूं। अगर मैंने एक कार्बन को एक ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट कराया तो CO बना, हाँ या ना? है ना? मतलब अगर कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम में 1:1 का रेशियो रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। लेकिन अगर मुझे CO2 चाहिए, CO2 बनाना है, तो मुझे कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच 1:2 का रेशियो चाहिए। मैंने एटम बोला है, ठीक है? तो हाँ या ना? यस। तो आई नीड अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ masses to make a certain compound। अगर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्या होगा? कार्बन का मास यहाँ पे कितना है? 12, वेरी गुड। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, अगेन वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको? 16 हो गया, तो 28, कार्बन मोनोऑक्साइड 28 हो गया। अगर यहाँ पे लिया तो कितना हो गया? 12:, कितना था? 32, अभी अभी ऊपर ने लिखा था, है ना? तो अपन को 44 मिल गया, है ना? तो इफ आई कंसीडर 12:16 का रेशियो, अगर मैं 12:16 का रेशियो करूंगा तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलेगा। 12:16 का मतलब तुम ऐसे ही बोल सकते हो 3:4। तो अगर 3:4 का रेशियो है तो आई विल बी गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? अरे भाई कर लो ना, 12/16, तो 12/16 विल बी 3/4 ना, तो इसलिए सो इफ द रेशियो इज 3/4 आई विल बी गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इफ आई हैव अ रेशियो ऑफ 3:8 देन ओनली आई विल बी एबल टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ टू मेक or to get a constant product, to make or to get a constant product we have to take reactant in a fixed proportion of their masses। फिर सुना, मैं पूरी डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे CO2 के एग्जांपल को दो, टू गेट अ कांस्टेंट प्रोडक्ट वी हैव टू टेक रिएक्टेंट्स इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस। तो देखो मैंने उनके मासेस के कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लिया, तभी जाके CO2 बना। अगर मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं लूंगा तो बबुआ CO2 तो देखो नहीं बनेगा, है ना? तो अगर आपको CO2 चाहिए तो आपको 3:8 का रेशियो लेना पड़ेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ में? नाउ गाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाल्टन थ्योरी। डाल्टन थ्योरी को थोड़ा समझ लो। आपको लग रहा होगा कि डाल्टन ने सिर्फ इतना ही बोल दिया था, ये मैंने आपको दोनों लॉ बता दिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। मैं आपको फिर भी एक चीज बताना चाहता हूं, व्हेन यू पीपल एंटर इन क्लास 11th देयर आर 3 अदर रूल्स व्हिच यू हैव टू स्टडी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैलुसेक लॉ। तो आपको ये लॉ पढ़ने पड़ेगा, एडिशनली आपको एवोगैड्रो लॉ भी मिल जाएगा। तो ये सब 5-6 जो लॉज हैं, इन सबको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करते हैं, और ये आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए 2 साल बाद। अभी आप लोग 9th में हो ना, 2 साल बाद, ठीक है? अब यहां पर एक कहानी है, कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि डाल्टन ने जो एटम की कहानी बोली थी, जिसको हमने सीधे सीधे नकार दिया था, क्या उतनी बात बोली थी? इतने के लिए डाल्टन इतने फेमस हुए? नहीं, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, पूरी एटॉमिक थ्योरी। उसको आज भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम पे जाना जाता है। देखो भाई, पहले के समय में क्या था ना, साइंटिस्ट लोग कुछ करते थे, वो नाम के बड़े शौकीन होते थे। मतलब उनको तो नाम चाहिए था कि नाम अच्छा हो जाए, नाम नहीं तो कुछ नहीं, तो नाम को लेके बड़े सेलेक्टिव थे। तो अपनी बातें वो नाम के लिए पूरी तरह बोला करते थे। तो डाल्टन ने अपना नाम लेके अपनी थ्योरी दे दी। अब हम उसको उसी चीज को समझेंगे कि आखिर डाल्टन ने क्या बोला भैया, डाल्टन ने क्या किया, ठीक है? क्योंकि जरूरी है ना, डाल्टन की बातें तो समझना जरूरी है ना, हम ऐसे छोड़ ना सर डाल्टन को। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चा पार्टी हम लोग समझ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बताओ ये हमारे कणाद ऋषि की बात है कि नहीं है? वो तो क्या था ना कि अपन लोगों को हैबिट है गुलामी करने की, हमारे देश और हमारे देश के लोगों को गुलामी करने की हैबिट है। तो अपने यहाँ के लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना मेड इन इंडिया होना चाहिए, तो लोग बोलते भरोसा नहीं होता। जैसे आप लेने जाओ ना कुछ अच्छा प्रोडक्ट, चाहे वो बिस्किट ही क्यों ना हो, तो हमारे देश में क्या होता है, कौन सा है, अच्छा पार्ले जी कितने का, 5 रुपए का, 150 रुपए वाला कौन सा है, अच्छा ये वाला है। खाया भी ना हो चाहे बाप दादा ने, लेकिन महंगा है तो क्या है ना, चीजें महंगी होती है तो लगता है कि हाँ अच्छी होंगी। तो ऐसा होता है हमारे देश में, यही हुआ हमारे देश में। और कणाद ऋषि की बात मानी नहीं गई। और वो भी था ना कि उस ऋषि, कणाद ऋषि जिस जमाने के थे, उस जमाने में रिटर्न एविडेंस नहीं होते थे। ऋषि ने अपने शिष्यों को बोल दिया, फॉलोअर्स को बोल दिया, उनके फॉलोअर्स ने अपने फॉलोअर्स को बोल दिया, ऐसे करके करते चलते 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 बातें ट्रैवल होती चली गई, बातें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली गई, बट रिटर्न एविडेंस बने नहीं। और दुनिया को क्या चाहिए, सबूत। बातों पे भरोसा हमारे देश में लोग करते नहीं, ठीक है। हमारे देश में क्या है, लोग जब बोलते हैं ना कि हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे का मतलब ये हो जाता है कि आप हर बात पे डिबेट कर सकते हो, whether you mean it or you doesn't mean it. So if you are literate, that means you are good to go and you are ready to do whatever hell you can create. तो हमारे देश में ही होता है ऐसा, आप लोग बच्चे हो धीरे धीरे समझ जाओगे। चलिए, तो पहली बात तो जो इन्होंने बोला सही था, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने वही केमिकल रिएक्शन करते हैं। दूसरा, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, ऑल्दो ये लाइन बाद में सही कर दी गई, एटम डू डिवाइड, बट इनके कारण ये डिवाइड नहीं होते थे, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप तो बोलोगे सर एटम क्या सच में क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? बिल्कुल, न्यूक्लियर रिएक्शंस, पता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। सो इसलिए इनकी ये वाली बात भी गलत साबित होगी, ठीक है। सो दे कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड दे कैन बी क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, यस, इन अ केमिकल रिएक्शन, यस। केमिकल रिएक्शन के लिए बोलोगे तो नेवर, मतलब अगर सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात है तो इनकी बात सही है। तो atom can never be created nor be destroyed, that is wrong, but in a chemical reaction can never be created or destroyed, that is true. केमिकल रिएक्शन में एटम कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्शन में हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बात सिर्फ केमिकल रिएक्शन की है तो डाल्टन सही थे इस बात में। नाउ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। और ऑब्वियस सी बात है यार, कोई मैटर है सोडियम, तो सोडियम के सभी जो एटम रहेंगे एक जैसे रहेंगे ना, ऐसा थोड़ा है गोरा है सोडियम, काला सोडियम, पीला सोडियम, नीला सोडियम, ऐसा नहीं होता रे बबुआ। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी एक जैसे एटम्स के लिए। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एटम अलग है, जैसे सोडियम अलग है, मैग्नीशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, फॉस्फोरस अलग है, तो जो अलग एटम है तो अलग प्रॉपर्टी होगी, सेम एटम है तो सेम प्रॉपर्टी होगी। एटम कंबाइंस इन अ स्मॉल रेशियो और स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। जो एटम्स है स्मॉल रेशियो या नंबर्स में जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, समझ में? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द रिलेटिव नंबर्स एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, अभी अभी मैंने बताया, जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का 1:2 एटम है, अब ये कांस्टेंट है। जब तक CO2 रहेगा तब तक कार्बन ऑक्सीजन में 1:2 का रेशियो रहेगा, जैसे H2O। अब H2O में कांस्टेंट है ना 2:1 का रेशियो, अभी कांस्टेंट है, जब तक है पानी तब तक रहेगी, यही कहानी है ना 2:1 वाली, ये थोड़ा ना चेंज होने वाली है। तो मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ गई, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ गाइज वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एन एटम। अब हमें डिस्कस करना है एटम आखिर है क्या, कैसे इसकी बात होगी, कैसे मॉलिक्यूल होगा। तो हम इसको शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। आज तो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वगैरह डिस्कस किए हैं। आपको कुछ क्वेरी है, डाउट है तो आप लोग पूछ लेना, मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में और फिर मचाते हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अंटिल देन बाय गाइज, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय गाइज।